नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तब। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सबसे पहले जिक्र करेंगे उन खबरों का जो खबर हम आपको दिखाने वाले, यानी जिसका जिक्र हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी कोरोना की। देश में कोरोना को लेकर दहशत का आलम है। लोग डरे हुए हैं। एक मामूली बुखार भी लोगों को अंदर तक डरा रही है। शमशान और कब्रिस्तान में शवों की कतार लग रही है। ऐसे प्रलयकारी माहौल में कुछ भेड़िए भी घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे भेड़ियों का शिकार करना रिपब्लिक भारत को आता है। दिखाएंगे आपको आज की एक्सक्लूसिव स्टोरी। एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दूसरी खबर भी कोरोना से जुड़ी होगी। शमशान घाट पोलें शहर दर शहर कोरोना को लेकर नई नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पाबंदियों से हारेगा कोरोना। बात होगी बंगाल की, जहां बंगाल के रण में हर राजनीतिक दल समुदायों के हिसाब से अपनी चुनावी रणनीति बना रहा है। और अंत में बात करेंगे पालघर के संतों की, जिनको आज के ही दिन पीट पीट कर मार दिया गया था। आज उस घटना को 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल आज भी मुंह उठाए खड़ा है कि पालघर के संतों को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल है कि क्या संतों से सीख लेकर देश में सभी भीड़ वाले आयोजनों पर रोक लगा देनी चाहिए? तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपनी राय। लेकिन सबसे पहले बात, इस वक्त की बड़ी खबर की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यानी दिल्ली में जिस 55 घंटे के लॉकडाउन की बात की जा रही थी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। रात 10 बजते ही घड़ी में सबसे पहले यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जिम, स्पा 30 अप्रैल तक बंद हैं। मॉल, एंटरटेनमेंट पार्क भी 30 अप्रैल तक बंद हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। हर आने जाने वालों से पूछताछ हो रही है। हर किसी से सवाल किया जा रहा है कि आप इस वक्त घर से क्यों निकले हैं, जब आपको इस बात की जानकारी है। बता दें आपको, जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, लेकिन आम लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। क्योंकि कोरोना को हराना है तो ये पाबंदियां जरूरी हैं और इसी पाबंदी से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं तो दवाइयां ढूंढ रहे हैं और इस उम्मीद में ढूंढ रहे हैं कि उन्हें सस्ती और उचित कीमत पर दवाई मिलेगी। लेकिन कोरोना महामारी के इस काल में देश में कुछ इंसानी शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, कुछ गिद्ध घूम रहे हैं जो इस मजबूरी को भी नोच नोच कर खा जाना चाहते हैं। दिखाते हैं आपको रिपब्लिक भारत का स्टिंग ऑपरेशन, कैसे हमने बेनकाब किया इन गिद्धों को, जिसके बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ। देखिए स्टोरी। शमशान घाटों पर जलती ये चिताएं, चिताओं से उठ रही ये लपटें और उनके भीतर से चट चट की गूंज करती ये डरावनी आवाजें अपनी अपनी मौत का हिसाब मांग रही हैं। इन चिताओं से उठती ये लपटें कह रही हैं कि उनकी ये मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या है। लेकिन असमय हुई इन लाखों मौतों का कौन जिम्मेदार है? क्या कोई इन मौतों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, या फिर शिवराज के मंत्री प्रेम सिंह पटेल की तरह ये कहकर पल्ला झाड़ लेगा कि उम्र हो जाती है, मरना तो है। अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। इन सुलगते सवालों को हम जानबूझकर उठा रहे हैं, क्योंकि इन सवालों के बहाने हम मौत के उन सौदागरों के काले चेहरों को बेनकाब करना चाहते हैं, जो इंसान और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोरोना महामारी से आपकी और हमारी जान बचाने में रेमडेसिविर इंजेक्शन संजीवनी साबित हो रही है। और अगर ये इंजेक्शन कोरोना से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे शख्स को मुहैया करा दी जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन मौत के सौदागरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू कर दी है। ऐसे ही कालाबाजारी करने वाले यमदूतों को रिपब्लिक भारत की टीम ने खोज निकाला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3,400 रुपए की रेमडेसिविर इंजेक्शन 16,000 में बिक रही है।
और इस पूरे कालाबाजारी के गोरख धंधे में डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक शामिल है। फिलहाल एक मिल जाए मुझे। हाँ, एक मिल जाए मुझे। 3 डोज है, 3 डोज ले लीजिए। कितने में? 16 32, 2 डोज 32 में है। बताऊँ 5 में तीसरा डोज भी आप 16 और जोड़ लीजिए उसमें। कितने में? 16 का 1 है। 16 का 1 अभी मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। सुना आपने, डॉक्टर के वेश में ये साक्षात यमराज है। अस्पताल में ये जिंदगी नहीं मौत बांट रहा है। इसके बाद हमारी संवाददाता एक बड़े अस्पताल में पहुंची और वहां तो वार्ड बॉय ही जिंदगी और मौत का सौदा करने लगा। मैं बोला ठीक है, ऐसे करता तो वो 10-10 हज़ार बोलेंगे मैडम। 10-10 हज़ार बोल रहे हैं। 2 का 20 हज़ार लगेगा। 2 का 20 हज़ार। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है भैया, मैं आपको मैं पैसे निकाल के लाके अगर हाँ ठीक है ना, पैसा केस नहीं होगा मैडम ये। लेकिन सवाल यह है कि जिस दवाई की कमी से मरीजों की सांसें हलकों में अटक रही हों, वो दवाई आखिर मौत के इन दलालों के हाथ कैसे लगी? रिपब्लिक भारत के इस खुलासे से जब हड़कंप मचा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि संजीवनी जैसी दवा की कालाबाजारी गंभीर अपराध है। महामारी के समय कोई इस ढंग से काला बाजारी कर पैसे कमा रहा है, ये तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। ये असहनीय है कि इस तरह की काला बाजारी हो। सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ के इस डॉक्टर और वार्ड बॉय से इस पाप का जाप करवाया जाएगा या फिर ये कोरोना महामारी के इस शोर में मोर बनकर नाचते रहेंगे? मध्य प्रदेश के शाजापुर में कोरोना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। रोजाना मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में शमशान में कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार करने की जगह भी कम पड़ने लगी। सवाल है कि जो सरकारें कोरोना मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं दे सकी, वह उन्हें अंतिम संस्कारों के लिए भी 2 गज जमीन मुहैया नहीं करवा पा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्योटो नहीं, वुहान बनने की कगार पर खड़ा है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी बिना पीपीई किट पहने ही कोरोना टेस्ट कर रहे हैं और कोरोना टेस्ट कराने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा। जबकि यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी है। लोगों को घरों में आइसोलेट होने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से जूझना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों का कहना है कि प्रशासन से उन्हें किसी तरह की मदद तक नहीं मिल पा रही और कोरोना मरीजों को लेकर दर दर भटकना पड़ रहा है। यूपी की तरह दिल्ली में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की वेटिंग चल रही है। लोगों को सिलेंडर के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन घर में आइसोलेट रहने वाले कोरोना मरीजों को प्राथमिकता पर सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। लेकिन किलर कोरोना को काल के मुंह में भेजने के लिए काशी विश्वनाथ में हवन किया गया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस यज्ञ से सुख शांति बढ़ेगी। वहीं हरिद्वार कुंभ में लोग मास्क लगाने से ही परहेज कर रहे हैं और अगर उन्हें मास्क लगाने की नसीहत दी जाए तो वो लाल पीले होने लगते हैं। कैमरा देखते ही लोग मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। दादा, अभी तक मास्क नहीं लगाया था आपने? मैं नाश्ता करने जा रहा था। नाश्ता करने? कोरोना की दूसरी लहर ने पहली लहर की तरह प्रवासी मजदूरों को और डरा दिया है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर घर वापसी के लिए उमड़ पड़े हैं। ऐसे में सवाल ये है कि गुलजार इंसानियत को वीरान जंगल में तब्दील करने का कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना को हराने के लिए सिर्फ एक बात आपको याद रखना होगा कि आपको एहतियात बरतना है, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ेगी तो पाबंदियां भी बढ़ेंगी। राज्य दर राज्य पाबंदियां लगाई जा रही हैं। किसी राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो किसी राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में भी शनिवार रात से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी है, इसलिए वक्त है, अभी भी हम संभल सकते हैं। किलर कोरोना से बचने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से बाहर ना निकले, जरूरत हो तभी घर से बाहर आए।
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22,339 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और 24 घंटे में करीब 104 मरीज जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में हर दिन बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया। यूपी में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रविवार के दिन लॉकडाउन के ऐलान के साथ मास्क पर भी बड़ा ऐलान कर दिया गया। बेपरवाह लोग जो बिना मास्क के कोरोना बम बनकर घूमते हैं, उनको भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। यानी मास्क नहीं लगाने पर पहली बार 1000 का जुर्माना है, दूसरी बार में बिना मास्क के मिले तो 10 गुना यानी 10,000 का जुर्माना भरना होगा। योगी सरकार का आदेश आया है मास्क न पहनने पर 1000 का जुर्माना है। क्या उसके बाद से कोई सेल बढ़ी? बहुत डबल सेल हो गई तब से। क्या पहले लोग मास्क नहीं लेने लेने आते थे? तो पहले 40% पहनते थे, अब 90% पहन रहे हैं। किलर कोरोना का ग्रहण केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं लगा है। देश के कई राज्यों में कोरोना को मात देने के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। राजस्थान में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। चंडीगढ़ में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। उत्तराखंड में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें बड़े वीकेंड लॉकडाउन जैसे कदम उठा रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि वीकेंड लॉकडाउन में आखिर क्या बंद और क्या खुला होगा। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन के दौरान शनिवार और रविवार को किसी को भी बाहर निकलने पर रोक रहेगी। केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को आने जाने की मंजूरी दी गई है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। सरकारें कोरोना को मात देने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। देश में बढ़ते मौत के आंकड़ों से बचने के लिए ये सख्ती लागू की जा रही है। सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको तो हम झेल लेंगे, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। कोरोना के बढ़ते ग्राफ का एक कारण कुंभ मेला भी माना जा रहा है। हर दिन कुंभ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं कुछ संत ऐसे भी हैं जिन्होंने समाज को फिर दिशा दिखाई और संदेश दिया कि महामारी के आगे कुछ भी नहीं। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने कुंभ समाप्ति का बड़ा फैसला किया। ये अखाड़े 17 अप्रैल यानी कल से कुंभ से कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के रण की। पश्चिम बंगाल के रण में इस युद्ध में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मतुआ समुदाय बीजेपी के पक्ष में आए, इसके लिए आज अमित शाह वहां प्रचार करने पहुंचे और कहा कि टीएमसी अपने शासनकाल में हमेशा मतुआ समुदाय को नजरअंदाज करती रही। अरे दीदी, कब तक हो आप? कब तक हो? 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। बंगाल में 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले अमित शाह का ये आत्मविश्वास बेवजह नहीं है। पहले चरण से ही बीजेपी ममता बनर्जी के 27% अल्पसंख्यक वोट बैंक की काट खोज रही है और अब उसकी निगाहें बंगाल की 23% आबादी वाली अनुसूचित जातियों पर आकर टिक गई है, जिनकी नागरिकता का मुद्दा हर चुनाव में छा जाता है। बस इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि इस मुद्दे के साथ अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले मतुआ समाज की नाराजगी भी जुड़ गई है। इसी नाराजगी को भुनाने में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसलिए बंगाल में आज भाषण के दौरान लय पकड़ते ही अमित शाह ने दीदी को दलित विरोधी तक करार दे दिया। हमारे मतुआ समाज के भाई है, नाम शूद्र समाज के भाई हैं, अन्य समाज के शरणार्थी है। नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए बताइए भाई। दीदी कहती है जब तक मैं हूं मतुआ समाज और नाम शूद्र समाज को नागरिकता नहीं मिली। और अब बात करते हैं कू ऐप की। हमने आज आपसे सवाल पूछा था कि क्या संतों से सीख लेकर
देश में सभी भीड़ भाड़ वाले आयोजन पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके जवाब में 95% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 5% लोगों में ना में जवाब दिया है। रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। 10 में दम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक निवेदन आपसे कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ सैनिटाइज करें और समय समय पर हाथ साफ करें। कल फिर होगी मुलाकात, जल्द लौट रहे हैं अभी।